प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है लेखक कृष्णचंद्र तथा उनकी हास्य व्यंग रचना जामुन का पेड़। तो प्रस्तुत है इस हास्य व्यंग कथा का तीसरा भाग। तो जब साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी ने जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए उस व्यक्ति से पूछा कि क्या वह साहित्य अकादमी का मेंबर है, तो उस व्यक्ति ने नहीं की मुद्रा में सिर हिलाया। तो यह सुनते ही सेक्रेटरी अत्यंत आश्चर्यचकित होते हुए बोला कि आश्चर्य है। सेक्रेटरी जोर से चीखा कि इतना बड़ा कवि जो ओस के फूल का लेखक है और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है। अब उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा हुआ है। अंधेरी गुमनामी में यानी जिसकी जो प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अब यह बोलते हुए सेक्रेटरी जो है वह अफसोस की मुद्रा में हो गया। तो दबा हुए व्यक्ति उसकी बात सुन रहा था। उसने कहा कि गुमनामी में नहीं, मैं एक पेड़ के नीचे दबा हूँ, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। तो सेक्रेटरी उसकी बात सुनकर फौरन बोला कि मैं अभी बंदोबस्त करता हूँ, यानी मैं अभी आपको पेड़ के नीचे से निकालने का इंतज़ाम करता हूँ। और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला कि मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है और यह लो चुनाव पत्र। अब वह कवि को निकालने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया, बल्कि उसको अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुनने के लिए चुनाव पत्र देने लग गया। तो दबे हुए आदमी ने कराहते हुए कहा कि मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। अब उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख से भरा हुआ है, दुख में पड़ा हुआ है। तब उसकी बात सुनकर सेक्रेटरी ने कहा कि हम यह नहीं कर सकते, यानी हम उस कवि को पेड़ के नीचे से नहीं निकाल सकते, और हम जो कर सकते थे वह हमने कर दिया। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। अगर तुम दरख्वास्त यानी अर्जी दो, तो हम वह भी कर सकते हैं। अब कवि रुक रुक कर बोल रहा था कि मैं अभी तो जीवित हूँ, मुझे जिंदा रखो। तो सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, मुसीबत यही है, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है, संस्कृति से संबंधित है, सांस्कृतिकता से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। अब इसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिख दिया है। अब वह भी जो है कवि को जामुन के पेड़ के नीचे से न निकाल सका। अब शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। अब माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक उसे किसी भी तरह से उसे जीवित रहना था ताकि वह पेड़ के नीचे से निकल सके। अब दूसरे दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। अब मालूम यह हुआ कि विदेश विभाग से यह हुक्म आया है कि इस पेड़ को न काटा जाए। अब पेड़ को न काटने का कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटूनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काट दिया गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था, इस बात का काफ़ी शक था कि पिटूनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। अब एक क्लर्क इस बात पर चिल्लाया कि मगर एक आदमी की जान का सवाल है यह। तो दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाते हुए कहा कि यह दो और राज्यों के संबंधों का सवाल है। और उस क्लर्क ने कहा कि और यह भी तो समझो, पिटूनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है, क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान नहीं कर सकते? तो इस पर दूसरे ने कहा कि कवि को मर जाना चाहिए। तो उसने कहा निस्संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं। अब अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिंटेंडेंट को यह बात बताई।
आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा और वह प्रधानमंत्री जो फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। अब शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया और उसने कहा कि सुनते हो। आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया कि प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर पर ले ली है और कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा पालोगे। और उन्होंने कहा कि तुम कवि से कहा कि सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है और कल तुम्हें इस संकट से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन उस समय तक बहुत देर हो चुकी थी। कवि का हाथ ठंडा हो चुका था, उसकी आंखों की पुतलियां निर्जीव हो चुकी थी और चींटियों की एक लंबी पात अर्थात पंक्ति, चींटियों की एक लंबी पंक्ति उस मरे हुए कवि के मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल पूर्ण हो चुकी थी, अर्थात कवि की मृत्यु हो चुकी थी। तो इस व्यंग कथा के माध्यम से लेखक ने सरकारी कार्य प्रणाली और पद, जो एक के ऊपर एक पद बने हुए हैं, जिसकी वजह से सरकारी कामकाज में अत्यंत समय लगता है, इसी पर ही लेखक ने व्यंग किया है। तो आशा है कहानी का यह अंश आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।